नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एके में। आशा करता हूं दोस्तों आप बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं आपका परिवार बहुत अच्छे से दीपावली मना रहा होगा। तो दोस्तों, घटना चक्र का सीरीज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। इंडियन पॉलिटी का सीरीज चल रहा है। इसमें हमने 6 चैप्टर ऑलरेडी देख लिए हैं। ये हमारा 7वां चैप्टर होगा। आपको पता है कि ये पॉलिटी का एकदम अपडेटेड घटना चक्र है जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। जैसा कि ARO 2023 का आया हुआ है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश PCS आया हुआ है। उसके बाद BPSC आप देखेंगे जो कि आने वाला है। ठीक है, सभी एग्ज़ाम्स में, स्टेट PCS में, यहाँ तक कि UPSC में भी जो है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा करेंगे तो कम से कम आप इसको सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा क्या चैप्टर है आगे देख लेते हैं। चलिए, भारतीय राज्य व्यवस्था हमारा चल रहा है। तो आज हमारा, इससे पहले हमने अनुसूची को देख लिया था। अनुसूची के बारे में जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन थे उसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो आज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है उद्देशिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना आप इसको कह सकते हो, या फिर उद्देशिका। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं हम इन पर बात करने वाले हैं। इसको थोड़ा जूम कर लेंगे। चलिए यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर 1 है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विश्वास विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज, फिर ये डैश दे रखा है एक्स, को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मर्पित करते हैं। दोस्तों, ये कब, ये जो एक्स है यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, गैप दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ये जो बात थी कब ये लिखा गया था, ये 26 नवंबर 1949 दिन संविधान को, ठीक है, आंशिक रूप से लागू किया गया था। ठीक है, मात्र 16 जो अनुच्छेद थे, आर्टिकल जो थे, वो 16 अनुच्छेद यहाँ पर इस दिन लागू हो पाए थे। ठीक है, तो आपको याद रखेंगे, यानी पार्शियली रूप से लागू हुआ। फिर 26 जनवरी 1950 को कंप्लीटली जो बाकी अनुच्छेद थे उनको भी लागू कर दिया गया। ठीक है ना, तो संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950, जबकि संविधान पर जो लागू हुआ, साइन किए गए, तो 26 नवंबर 1949। चलिए आगे देखेंगे। जिस दिन संविधान लागू हुआ दोस्तों, बोल रहा है भारतीय गणराज्य की स्थिति, यानी 26 जनवरी 1950 को, मतलब संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू हुआ था, बताइए। क्या वो लोकतांत्रिक गणराज्य था? क्या वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष? नहीं दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। संपूर्ण लिखा हुआ है प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। उसके बाद डी में देखेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, समाजवादी बाद में जोड़ा गया था, तो दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है ना, क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य था भारत उस टाइम पे। बाद में पंथ निरपेक्ष समाजवादी अखंडता 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, तो आप ये देख सकते हैं। खैर ये हम देख चुके हैं, नेक्स्ट देखेंगे। हाँ जी, 26 जनवरी 1950 को वास्तविक संविधान की वास्तविक स्थिति क्या थी दोस्तों? वास्तविक संवैधानिक स्थिति प्रश्न पूछ रहा है, तो वास्तविक संवैधानिक स्थिति अब बताएंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य था। देखो, पंथ निरपेक्ष नहीं था, समाजवादी नहीं था, तो बी हो जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य था उस दिन भारत। सेम प्रश्न को दोहराया गया है। उसके बाद देखेंगे भारतीय संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माताओं का जो विचार है वो आपकी देख सकते हैं उद्देशिका में ही देखने को मिलता है। देन इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 5, एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों।
और बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखेंगे। बोला है संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय दिया हुआ है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, समानता कितने प्रकार की है, और बंधुत्व यानी कि भ्रातृत्व कितने प्रकार का है। तो दोस्तों जो न्याय है वो 3 प्रकार का दे रखा है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय। ठीक है, आर्थिक न्याय 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। ठीक है, आप देखते हैं तो यहाँ पर 5 प्रकार की जो है स्वतंत्रता दी गई है। 3 प्रकार का न्याय हो गया, 5 प्रकार की मैंने बताया क्या है आपका स्वतंत्रता है। ठीक है, तो ये आपको ये वाली बात भी याद रखना। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो समानता है, अवसर एवं प्रतिष्ठा की समानता है, 2 प्रकार की समानता दे रखी है, और भ्रातृत्व 1 प्रकार का, यानी ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेंगे इसका, सकते हैं आप, वो सारा पूरा दे रखा है। छठा प्रश्न दे दिया है, फिर से देखेंगे इसको। प्रश्न नंबर 6 में बोल रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। अब ये क्रम बताना भाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जो क्रम है उसकी बात कर रहा है कि आपको क्रम बताना है। तो पहले गणतंत्र है सबसे पहले शब्द, नहीं ये तो बिल्कुल गलत है। सार्वभौमिक संपन्न, ठीक है, हाँ ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन समाजवादी फिर जनतंत्रवादी तो शब्द ही नहीं है उसमें। ठीक है, तो फिर हम आगे देखते हैं क्या है, आगे देख लेंगे, आगे चलते हैं। दोनों तो ये तो नहीं है। इस प्रकार अगला देखेंगे सार्वभौमिक संपन्न जनवादी, आप देखेंगे तो जनवादी शब्द नहीं है। पंथनिरपेक्ष फिर गलत दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख लीजिए सार्वभौमिक समाजवादी पंथनिरपेक्ष, हाँ ये ठीक है। ठीक है, यहाँ पर ये जनवादी ना होकर दोस्तों यहाँ पर लोकतांत्रिक शब्द होगा, लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, तो वैसे जो है ये इसमें से कोई भी ठीक नहीं है रियली में तो, लेकिन अगर हम इसको जनवादी का मतलब यहाँ पर लोकतांत्रिक माने तो आप कह सकते हैं डी को। ठीक है, तो ये पूरी तरह तो ठीक नहीं है, क्योंकि इसका क्रोनोलॉजी देखेंगे यहाँ पर। क्रोनोलॉजी सब क्या है, जो सब प्रस्तावना स्टार्ट होती है सार्वभौमिक संपन्न। ठीक है, तो देखेंगे आप समाजवादी पंथनिरपेक्ष, ठीक है, गुण लोकतांत्रिक गणराज्य, ये इसका जो है ठीक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। खैर उसके बाद आगे देखेंगे, इनमें से बताना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। अब देखो ये वर्तमान में पूछ रहा किया गया है, दोनों में अंतर है। तो दोस्तों सार्वभौमिक देखेंगे, एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणराज्य, ये तो बात ठीक है। समाजवादी प्रणाली, ये भी ठीक है। लेकिन इसमें देखो एक सार्वभौमिक समाजवादी भी है, धर्मनिरपेक्ष भी है, प्रजातांत्रिक गणराज्य, तो इसका क्या हो जाएगा, सी आंसर होगा, क्योंकि ये वर्तमान की बात कर रहा है। क्या गया है, क्या गया था नहीं है, ये बात ध्यान रखना है। इसके बाद इसकी क्रोनोलॉजी लगाना है। देखेंगे दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सा पहले आएगा ये शब्द, कौन सा बाद में आएगा। देखो सबसे पहले तो दोस्तों सी आएगा, तो सी देख लीजिए, एक इस तो ए में है, सी में है और बी में है। सार्वभौमिक आएगा, उसके बाद आपका आएगा सार्वभौमिक के बाद दोस्तों धर्मनिरपेक्ष, ये आपका समाजवादी, तो दूसरा हो गया। ठीक है, तो यानी कि सी के बाद ये आना चाहिए, फिर उसके बाद आपका पंथनिरपेक्ष आना चाहिए, और उसके बाद प्रजातांत्रिक यानी कि लोकतांत्रिक कह सकते हो आप। तो इसका आंसर ए हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, यानी कि CADB, क्रोनोलॉजी आपको याद रहना है। प्रश्न नंबर 9 में देखेंगे समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया, बार बार पूछा जाता है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है जी, आगे देखेंगे, वही क्वेश्चन है सेम। उसके बाद है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया था, क्या जोड़ा गया दोस्तों, इनमें से क्या जोड़ा गया। तो यहाँ पर दे रखा है, तो समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। ठीक है जी, आगे देखेंगे। उसके बाद है धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद, अब दोबारा से पूछ लिया है किस में जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद है अगला, धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है उसका वर्णन मिलता है दोस्तों। ठीक है, और ये किस में मिलता है, ये कहना चाह रहा, धर्मनिरपेक्ष जो राज्य है उसको किस में मिलता है, तो ये प्रस्तावना में मिलता है। ठीक है जी, उसके बाद देखेंगे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 1975 में देखो एक बोल रहा है कि भारतीय संविधान प्रस्ताव का भाग नहीं है, ये इनमें से कौन सा भाग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 1975 में भारत संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित
दोस्तों नहीं था, इसकी बात कर रहा है। तो 76 में जोड़े गए थे 3 शब्द, तो ये वाला शब्द नहीं था दोस्तों। अखंडता शब्द बाद में जोड़ा गया था, क्योंकि 1976 में जोड़े गए थे 3 शब्द, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, तो ये शब्द नहीं था, देख सकते हैं ऊपर दिखाया हुआ है। उसके बाद ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगला देखेंगे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे शब्द, तो यहाँ पर देखेंगे भाई 2 ही जोड़े गए थे। देखो कौन सा, समाजवाद और पंथनिरपेक्ष, यहाँ पर जो दिया हुआ, तो 1 और 3 यानी कि बी आंसर होगा। आगे देखेंगे उद्देशिका, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, ठीक है, और बड़े ध्यान से इसको देखना है, कूट भी दे रखे हैं इसके बारे में। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, भारतीय संविधान की उद्देशिका संदर्भ में विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही बताना है। यहाँ पर देखो सही पूछ रहा है, ये बात ध्यान रखना है। नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव जो प्रपोजल था, उद्देशिका प्रस्ताव अंतर्गत यानी कि अंततः वही उद्देशिका बना, बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट, ठीक है जी। उसके बाद आपको बताना है अगला, ये दोस्तों न्याय योग्य नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आप अगर मान लो प्रस्तावना को लागू नहीं किया जाता तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, नहीं दोस्तों किया जा सकता है, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन तो किया गया है ना, एग्जाम्पल है हमारे पास, तो ये स्टेटमेंट गलत है। चौथा देखेंगे, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द ओवरराइड नहीं कर सकती, ये बात बिल्कुल ठीक है दोस्तों। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं बी आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 4 सही हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो ये बातें, यानी कि देखो जो प्रस्तावना है उसको न्यायालय ने बोला है कि जो जहाँ पर अस्पष्टता है संविधान में, वहाँ पर इसको उपयोग किया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अगला, संविधान विधिक रूप से दोस्तों क्या इसको लागू किया जा सकता है, नहीं, इसको विधिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता, ध्यान रखेंगे। तो 16 नंबर का जो है वो बी होगा। उसके बाद हम 17वें पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, संविधान में संशोधन कब किया गया, तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया था, नॉर्मल क्वेश्चन है। समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया, तो वही प्रश्न फिर से पूछा गया है, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। उसके बाद है, भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द कब से जोड़ा गया, फिर से देखो, एक्चुअली ये जो बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो ये जब हम एक ही क्वेश्चन को कई बार देखते हैं तो वो दिमाग में फिट हो जाता है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद है 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अंगीकृत किया गया था, तो संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द शामिल नहीं था दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कौन सा शब्द शामिल नहीं था, इसको ठीक से देख लेंगे थोड़ा आगे करके, बताइएगा। तो दोस्तों ना तो देखो समाजवादी था, ना अखंडता था, ना ही पंथनिरपेक्ष था, यानी कि 1, 2, 3, ठीक है, ये शब्द शामिल नहीं थे उस टाइम पे, ठीक है ना। तो गणराज्य तो था, तो ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। इस तरफ देखेंगे आप, नेक्स्ट प्रश्न, पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, फिर से वही आ गया। आपका ये 42वां संविधान होगा, गलत हो गया है, तो इसको आप ठीक करेंगे, ये है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, 22वां प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान से देखना है। यहाँ पर देखेंगे, भारत के संविधान के प्रमुख लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सुनिश्चित करना है। सामाजिक और आर्थिक न्याय, बिल्कुल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देना है। विचार, अभिव्यक्ति, ठीक है, धर्म, प्रतिष्ठा, ये सभी 5 प्रकार की स्वतंत्रता देता है, बिल्कुल देता है। अवसर की समानता देता है, अवसर और प्रतिष्ठा की, बिल्कुल देता है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा, इसको यहाँ पर गरिमा की बात की गई है, गरिमा अर्थात डिग्निटी की बात करता है। तो सभी क्या है, सभी सारे के सारे सही हैं, ठीक है, देख सकते हैं 3 प्रकार का न्याय हो गया। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है प्रस्तावना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देता है, ठीक है जी। उसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विचारों को प्रकट करना अभिव्यक्ति कहलाता है, ध्यान रखेंगे। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। देन इसके बाद देखेंगे आप, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे प्रतिष्ठा यानी स्टेटस और अवसर की समानता की बात करता है, और दोस्तों व्यक्ति की गरिमा की बात करता है, डिग्निटी की। तो ध्यान रखेंगे प्रस्तावना के बारे में। कथन और कारण दे रखे हैं भाई, इनमें से फिर आपको बताना है कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, ठीक है जी। भारत एक
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। बिल्कुल ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर, ठीक है, पर इस प्रतिस्थापित किया गया। बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों, दोनों ही सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी करता है। ये हम देख चुके हैं, इस तरफ देखेंगे। भारत में दोस्तों लिखा हुआ है लौकिक सार्वभौमिकता क्यों है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। लौकिक यानी कि दोस्तों लौकिक का मतलब लोगों की, सार्वभौमिकता यानी कि क्योंकि ये दोस्तों कहाँ से स्टार्ट होता है, हम भारत के लोगों शब्द से स्टार्ट होती है प्रस्तावना, ध्यान रखेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया का अर्थ क्या है, इसका अर्थ होता है जनता ही जो है वो सर्वशक्तिमान है, किसी भी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है, इसका अर्थ ये होता है। हम भारत के लोग ही सर्वोच्च हैं। आगे लिखा हुआ है हम भारत के लोग, ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ पर किया गया है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। उसके बाद 26वां देखेंगे, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। ये सिद्धांत दोस्तों जाना जाता है, इसको ही बोलते हैं सार्वभौमिकता, ठीक है। लिखा हुआ है सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, ठीक है, इसको सार्वभौमिकता कहा जाता है। 27 देख लीजिए, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है दोस्तों, इसमें सही अर्थ बताना है आपको भारत के संदर्भ में, है ना। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है का सही व्याख्या है। भारत में अनेक धर्म है, इसका ये अर्थ नहीं है दोस्तों। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता है, इसका ये भी अर्थ नहीं है। उसके बाद देखेंगे इसका अर्थ, धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, ये भी नहीं है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल, भारत जो राज्य है ना उसका खुद का अपना कोई धर्म नहीं होगा, ये इसका अर्थ होगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, तो बता सकते हैं आप संघीय शब्द नहीं है, फेडरल, लोकतांत्रिक है, ये सब है, फेडरल शब्द नहीं है। अब इसमें से देखेंगे अगला कौन सा शब्द दोस्तों उद्देशिका में शामिल नहीं है, फिर से बताना है आपको। तो लोक कल्याणकारी नहीं है, ये तो कहाँ पर है, DPSP में किया गया है इसका उपयोग, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसका उल्लेख मिलेगा। यहाँ पर बताना है भी आपको। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता का, देखेंगे भारतीय प्रस्तावना निम्नलिखित में किस प्रकार की स्वतंत्रता का विचार नहीं है, यानी कि जो स्वतंत्रता तो दी गई है, किस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है दोस्तों। विचार की स्वतंत्रता है, विचार को प्रकट करना अर्थात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। लेकिन दोस्तों आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं है, आर्थिक न्याय की बात की गई है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है जी। इस प्रकार देखेंगे। अब यहाँ पर बताना है आपको, अगला प्रश्न देखो लिखा हुआ है भारतीय संविधान का कौन, यहाँ पर देखें निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, धार्मिक न्याय नहीं है दोस्तों। न्याय 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है, बट रिलीजियस जस्टिस की बात नहीं की गई है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, लिखा हुआ है कौन सा कथन सही है, भी प्रस्तावना के संदर्भ में बताना है। पंथ, यहाँ पर देखेंगे समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है 1950 में, ठीक है, संविधान लागू के अंग थे, तो ये तो गलत है दोस्तों। जब संविधान लागू हुआ तो ये तो नहीं थे। उपयुक्त शब्द 1977 में जोड़े गए, उपयुक्त शब्द 1985 में जोड़े गए, ठीक है। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के भाग नहीं हैं दोस्तों। अभी वर्तमान में ऐसा नहीं है कि भाग नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जो है बाद में यहाँ पर देख सकते हैं आप लागू, ये जो अंग है नहीं थे, ये शुरुआत में 1950 में नहीं थे ना, ये बाद में जाके 1976 में भाग बने, तो ये बात ये हो जाएगा, ठीक। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है दोस्तों, आपका उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहते हैं। लेकिन हाँ ध्यान रखना, डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहा गया है। जनरली क्वेश्चन पूछेगा तो उद्देशिका होगी, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेंगे तो थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा।
देखेंगे उद्देशिका संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक है। के एम मुंशी ने इसको राजनीतिक जन्मपत्री अर्थात पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा है दोस्तों संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, संविधान आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार दोस्तों संविधान उपचारों का जो अधिकार है यानी आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। खैर यहाँ पर देखेंगे आपको बताना है हमारे यहाँ पर निम्नलिखित लिखा हुआ निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है। दोस्तों के एम मुंशी ने ही इसको कहा है, आप कह सकते हैं, ठीक है। याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे भाई अगला प्रश्न है प्रस्तावना जो है वो संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा। तो दोस्तों संविधान को पवित्र दस्तावेज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने पवित्र दस्तावेज कहा है, देख सकते हैं, ठीक है। और ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि किसके प्रारूप समिति की अध्यक्ष थे जिसमें टोटल 7 सदस्य थे, ठीक है, जिसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुई थी, याद रखना है। सर्वोच्च न्यायालय ये बताना अभी 36वां प्रश्न है सर्वप्रथम घोषणा की थी कि संविधान जो है दोस्तों उद्देशिका जो है वो संविधान का भाग नहीं है। देखेंगे उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है तो दोस्तों बैरूवाड़ीवाद में कहा था जो कि आपदा 1960 में आया था, ठीक है। 1960 में आया बैरूवाड़ीवाद, इसमें संविधान का भाग हिस्सा नहीं माना प्रस्तावना को। फिर आपका गोलकनाथवाद आया, गोलकनाथ, ठीक है, गोलकनाथवाद आया 1967 में। इसमें बोला कि भाग है, मतलब यहाँ पर जो है ना ये विवाद चलता रहा, इसको थोड़ा सा आप आगे भी देखेंगे, ठीक है। केशवानंद भारती केस में मान लिया कि भाई ये भाग ही नहीं है, केवल ये मौलिक ढांचे का सिद्धांत है, ठीक है, मौलिक ढांचे के अंतर्गत आता है। अब देख लीजिए यहाँ पर बैरूवाड़ीवाद दोस्तों 1960 में आया, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था पहली बार कि इस प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती केस में 1973 में बोल दिया कि भैया ये प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग है, तो ये भी याद रखना है आपको। उसको बताना है। अगला बोल रहा है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने धारणा दी कि संविधान उद्देश्य का संविधान का भाग है, तो ये भी बताना है आपको। तो इसमें जो है ये जो आपका 37वां क्वेश्चन है ये भी कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसमें बॉम्बे वर्सेस जो आपका बॉम्बे यूनियन देख सकते हैं बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसमें कहा था संविधान का भाग है। अच्छा 73 में भी केशवानंद भारती केस में भी कहा था। और ये जो यूनियन वाला था ये आपके 1994 में आया था ये वाला केस। 73 में भी संविधान को क्या माना था, संविधान का भाग। केशवानंद भारती केस में भी संविधान का भाग माना प्रस्तावना को, और इसमें भी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे 38वां निम्नलिखित में किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग माना। अब देखो संविधान की ना केवल भाग, मौलिक संरचना का भाग है दोस्तों, ये केशवानंद भारती केस में इसने मान लिया था कि भाई ये संविधान की मौलिक संरचना का भाग है। और केशवानंद भारती केस तो आपका 1973 में आया था, तो याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे भारतीय संविधान, अगला लिखा हुआ है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या कहाँ पर मिलती है। तो दोस्तों ये आपको मौलिक अधिकारों में भी देखने को मिल जाएगी, डीपीएसपी राज्य के निर्देश तत्व और मौलिक कर्तव्य हम सभी में मिलेगी दोस्तों। क्या है, रूपरेखा देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना, जो आदर्श हैं प्रस्तावना के। प्रश्न नंबर 40 देख लेंगे, कम इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो दोस्तों प्रस्तावना करती है। 41 देखेंगे कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है भाई। तो न्याय तो 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनमें सभी प्रकार के लिखा हुआ सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था है। सामाजिक, आर्थिक, यहाँ पर देखेंगे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय, यानी कि डी आपका आंसर होगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, ध्यान रखेंगे। प्रस्तावना लिखा हुआ है भारतीय संविधान की उद्देशिका में, ठीक है, में से
एक के रूप में आर्थिक न्याय इनमें से उत्पन्न करता है। तो आर्थिक न्याय की बात कहाँ कहाँ पर की गई है? उद्देशिका में और मूल अधिकारों में नहीं। उद्देशिका में है पर मूल अधिकारों में आर्थिक न्याय नहीं है। उद्देशिका में और राज्य के निर्देशक तत्वों में की गई है दोस्तों। आर्थिक न्याय की जगह दो जगह बात की गई है आर्थिक न्याय की। प्रस्तावना में भी मिलेगी और नीति निर्देशक तत्वों में भी। भारतीय संविधान लिखा हुआ है, संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। नहीं, विधिक प्रभाव नहीं रखती ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखेंगे अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बाकायदा यूपीएससी का क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा हुआ आईएएस द्वारा। संविधान का दोस्तों भाग नहीं है, नहीं संविधान का भाग है। केशवानंद भारती केस में भी माना है और जो बॉम्बे वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया था उसमें भी माना था। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। संविधान का भाग है वही और वैसे ही विधिक प्रभाव रखता है जैसे कि उसका कोई अन्य भाग। नहीं, वो ऐसे तो नहीं रखता, क्योंकि मौलिक अधिकार जैसे विधिक प्रभाव रखते हैं उस प्रकार आप इसको लागू नहीं करवा सकते। देखो, संविधान का भाग है दोस्तों किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई प्रभाव नहीं है। एक्चुअली क्या ना, प्रस्तावना को आप अन्य भागों के साथ जोड़कर पढ़ते हो। ठीक है, अन्य भागों में जब हम कहीं पर जो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है वो कहीं पर फंसता है, ठीक है, तो उसको संविधान की व्याख्या करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए इस प्रस्तावना का उपयोग करता है। तो दोस्तों इसका क्या है, स्वतंत्र अपना कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि भाग से स्वतंत्र होकर इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ठीक है, तो जुड़कर ही विधिक प्रभाव है और ये बाकायदा संविधान का भाग है। दो बार इसको माना गया है। ये बात आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ताकि आप इसको थोड़ा और समझ सकें। केशवानंद भारती केस आया दोस्तों 73 में। सर्वोच्च न्यायालय के वृद्ध यानी कि आप देखेंगे कि 13 सदस्यों की जो पीठ ने यह निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने देखेंगे तो जो आपका बेरूवाड़ीवाद था 1960 के जो निर्णय है उसको क्या है, पलट दिया था। उद्देशिका संविधान का भाग नहीं उसमें माना था। ठीक है, उलटते हुए दिया था। इस प्रकार यद्यपि उद्देशिका संविधान का भाग है, संविधान के अन्य भागों के निर्वचन में इसकी क्या है, सहायता ली जाती है। अन्य भागों का व्याख्या करने के लिए, इसका निर्वचन मतलब व्याख्या करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, किंतु संविधान के अन्य भागों से स्वतंत्र होकर इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे अगला पॉइंट, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भारतीय संविधान में दिया गया अमुक का मतलब है प्रस्तावना, न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, नहीं किया जा सकता। महत्वपूर्ण है और उपयोगी है, बिल्कुल है। शासन करने के लिए उद्देशिका का उल्लेख होता है, बिल्कुल होता है। संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, बिल्कुल करता है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है इसके सभी हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि इसमें जो है दिया हुआ नहीं है सभी, तो आपको याद रखना है ये इसमें ये गलत दिया हुआ है। हालांकि ये क्या है, सभी ठीक हो जाएंगे। खैर हम आगे देखेंगे। अगला देखेंगे 46। निम्नलिखित में कौन सही है? ठीक है, यहाँ पर बताना है आपको 46 में कौन सही है। तो देखेंगे सामाजिक समानता संविधान में प्रत्यभूत नहीं है। नहीं, सामाजिक समानता तो दी गई है। देश में सामाजिक समानता पहले से विद्यमान थी, नहीं थी। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्यभूत है, बिल्कुल है दोस्तों। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। और प्रस्तावना में भी क्या है, यानी कि मौलिक अधिकारों में और प्रस्तावना में समानता की बात की गई है। देख सकते हैं यहाँ पर प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय की बात की गई है। इस प्रकार दोस्तों हमने उद्देशिका को देखा। ठीक है, उद्देशिका से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको सभी को हमने डिस्कस कर लिया है और बहुत अच्छे से हमने इसमें से कोई भी क्वेश्चन दोस्तों अगर उद्देशिका से आता है तो वो आप बना पाएंगे बड़े ही आराम से, तो कोई डाउट रहने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाली की एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।